बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए कुछ यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को 5 अध्याय तक की वीडियो दे दिया हूँ, जिसके इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। 6वां अध्याय इसमें मिलेगा आपको, इसको आप लोग को देख लेना है। ये अध्याय 6वां बच्चों जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम में बच्चों आप लोगों को, अगर आप पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अध्याय 6 है जो 9 नंबर आवंटित किए गए हैं। 3 आने हैं ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के, 1 आना है 2 नंबर का प्रश्न और 1 आना है 4 नंबर का प्रश्न। तो बच्चों जो 4 नंबर का प्रश्न है तो आप लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से देख लेना है। देखें आप लोग, सबसे पहले तो आप लोगों को कर लेना है चित्र। तो चित्र में आप लोगों को पढ़ लेना है चित्र, मानव हृदय का चित्र और मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र कर लेना है। मानव हृदय का और मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र कर लेना है। इसके अलावा आपको नेफ्रॉन या जो वृक्काणु होता है, वृक्काणु, इसकी संरचना तैयार कर लेनी है। आपकी अगर प्रश्न बैंक है, जैसे आप लोगों को प्रश्न बैंक से आपको मिलाना है, तो मैं बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 4 तैयार कर लें। प्रश्न 5वां, अब 5वें में क्या बोल रहे हैं, नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी क्रिया विधि बतानी है। तो बच्चों जो 5वां है ना, वृक्काणु, यही है नेफ्रॉन। तो इसको तैयार कर लेना है। तो इसका चित्र आप लोगों को देख लेना है और इसकी क्रिया विधि आप लोगों को बता देनी है। तो जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं यहाँ पे, तो बात है जैसे नेफ्रॉन की संरचना की। तो क्या होते हैं नेफ्रॉन, देखो ये वृक्काणु, वृक्काणु छोड़ दो, आप लोग एक शब्द याद कर लेना, नेफ्रॉन। ये नाम है इसका, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक इकाई होती है। इसमें एक नलिका होती है जो एक और संग्राहक वाहिनी से जुड़ी रहती है और दूसरी ओर एक कप की आकृति की संरचना होती है। तो देखें ये है, ये क्या कह रहे हैं कि इसमें एक नलिका होती है जो एक और संग्राहक वाहिनी से जुड़ी होती है और दूसरी ओर एक कप की आकृति से। ये एक नलिका है, ये है एक नलिका जो देखो एक ही सीधी चल रही है, तो एक और तो किससे जुड़ी है, संग्राहक वाहिनी से, और यहाँ से ये कनेक्ट है। ये किससे कनेक्ट है, ये कप के आकार की जो डिजाइन है इससे। अच्छा, ये इसमें देखो बहुत सारे गुच्छे दिख रहे हैं, गुच्छे दिख रहे हैं ना आपको, तो आपको कर लेना, इस कप की आकृति को क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। प्रत्येक बोमन संपुट में कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। ये देखिए गुच्छे बने, बहुत सारे बने ना गुच्छे, आपको दिख रहे होंगे। इन्हें कोशिका गुच्छ को इन्हें क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुल्स कहते हैं। कोशिका गुच्छ के रुधिर एम्फ्रेट धमनी द्वारा प्रवेश करता है तथा इन्फ्रेट धमनी द्वारा बाहर निकलता है। कोशिका गुच्छ में जो रुधिर होता है, रुधिर मतलब जो खून होता है, वो एन्फ्रेंट धमनी द्वारा एंटर होता है, प्रवेश कर जाता है, और इन्फ्रेंट धमनी द्वारा बाहर निकलता है। बस इतना ही आप लोगों को देख लेना है। फिर क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है तो इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ष उत्सर्जित करना इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। बेटा अभी बहुत सारा है, आप लोगों को कितना क्या लिखना है, तो आप एक काम करना, देखो लिखने के लिए है तो आप यहाँ से इतना लिख लेना जितना मैंने शुरू से बताया। फिर देखो बच्चों, इसमें देखा परीक्षा दिन में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसकी संरचना दी हुई है, तो मैंने अभी आप लोगों को जो प्रश्न बैंक में बताया बाहर निकलता है, ये इसकी संरचना हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को वो लिख लेना है। फिर इसके बाद बारी आई बच्चों इसकी क्रिया विधि की। तो क्रिया विधि देख लें आप कि नेफ्रॉन की नलिका केशिका गुच्छ में छने हुए मूत्र जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होते हैं, इसको एकत्रित कर लेती है। नेफ्रॉन की नलिका केशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र को एकत्रित कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण तथा प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक नेफ्रॉन नलिका से संग्राहक मूत्रवाहिनी में एकत्रित होता है, जहां से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। हमारे शरीर का जितना भी लिक्विड होता है यहाँ पे एकत्रित होता है, और उसमें क्या होता है, इसमें जो काम की चीजें हो जाती हैं, ठीक है, ये एमिनो अम्ल, लवण, प्रचुर मात्रा में जल, ये ग्लूकोज, ये काम की चीजें हैं, उपयोगी पदार्थ वहीं पर रुक जाती हैं, और जो बकवास चीजें होती शरीर का जो कचरा रहता है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में मालूम जो लिक्विड होता है, पानी होता है,
उसको छानने का काम करता है। नेफ्रॉन को डायलिसिस को थैला भी कहा जाता है। तो पढ़ लेना बच्चों, आप लोगों को ये क्रियाविधि भी आपको पूरी तैयार करनी होगी, मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये हो गया प्रश्न। फिर इसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को चित्र में जो बनाना है, चित्र तो आपको सीखना पड़ेगा। इस चित्र को देखें कितना अच्छा से बना हुआ है। ठीक है, नीचे बना हुआ है, यही डिजाइन बना दी गई है, फिर ये नाम है वगैरह है। तो ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, इसको आप लोग चाहें तो तैयार कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसी हिसाब से तैयार कर लें। चित्र बनाते समय हमेशा याद रखें कि कम से कम जैसे 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 6 नाम आपको जरूर लिखने हैं, कम से कम 6 नाम। 2 नंबर के प्रश्न में 4 नाम, 4 नंबर के प्रश्न में 6 नाम याद से आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना। देखो ये है मूत्राशय, सबसे नीचे क्या है, मूत्राशय। अब मूत्राशय के ऊपर ये 2 नलिकाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, जो मूत्र को वहाँ वहन करती मतलब ले जाती हैं। तो ये मूत्राशय है, ये मूत्रवाहिनी है। फिर इसके बाद देखिए पेलिप्स, ये जो एरिया है ये पेलिप्स कहलाता है, ये मेड्यूला कहलाता है ऊपर का। ये और ये जो पूरा ये बना है जो कवर, इसे कहते हैं वृक्क कहते हैं। और ये ऊपर स्टार्टिंग ग्रंथियां हैं, इन्हें एड्रिनल ग्रंथि कहती है। देखो 2 उल्टे पेड़ लगे हैं, समझ लो, है ना, पेड़ रहा यहाँ से काट दिया गया है ये फिर एक हिस्सा ये बन गया पेड़ का झुका हुआ, ये एक हिस्सा ये बन गया। इस साइड के हिस्सों के नाम दे दो। ये हो गया स्टार्टिंग एड्रिनल ग्रंथि, नीचे मूत्राशय याद रखना, मूत्रवाहिनी याद रखना, और बीच के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2 पेड़ टाइप के बना दो, आप लोग आसानी से बन जाएंगे। देखो जरा ब्लैक एंड व्हाइट, एक ये ब्लैक बना है और एक ये पीछे व्हाइट बना है, सेम इसी डिजाइन में, और यहाँ से इनकी नलिका बना के आप सेट कर दो। देखो चित्र तो सीखना पड़ेगा बच्चों, इसमें ज़्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, जितना बता सकता हूँ उसको मैं आप लोगों को समझा दिया। जैसे ये धमनी एवं सिरा में अंतर, इसको जरूर कर लीजिएगा। तो देखें धमनी और सिरा में अंतर आपको अगर सीखना है तो बहुत अच्छे से 4 पॉइंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो देखो पहला, धमनी की जो भित्ति होती है ये लचीली होती है, और इसकी शिरा की जो भित्ति होती है पतली एवं लचीली होती है। ये क्या है, केवल लचीली और मोटी होती है। ये कैसी होती है, लचीली और मोटी, और ये होती लचीली और पतली। फिर देखें धमनी में कपाट नहीं पाए जाते और इसमें क्या होते, कपाट पाए जाते हैं। ये कैसी होती, लचीली और मोटी, ये होती लचीली और पतली। इसमें कपाट पाए जाते, इसमें कपाट नहीं पाए जाते। कपाट मतलब एक प्रकार से दरवाजा टाइप का। फिर इसमें लिखें धमनी में रक्त रुक रुक कर संवहित होता है। कैसे, रुक रुक कर, ये रुकता है और फिर एकदम से प्रेशर बनता, दाब बनता, उससे संवहित होता। और इसमें रक्त धीमी गति से निरंतर लगातार, इसमें रुक रुक के जो होता रक्त बहता है, रुक रुक के, रुकेगा फिर धक्का लगेगा फिर बहेगा, रुकेगा धक्का लगेगा फिर बहेगा। और इसमें क्या होता है, रेगुलर धीरे 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 चल रहा है। ठीक है, फिर धमनी की गुहा सक्रिय होती है और इसकी गुहा चौड़ी होती है। तो कितने हो गए, होगा 4 पॉइंट। फिर इसके बाद एक आध पॉइंट और देखना है तो देख लेना, ये दूसरा वाला, नहीं तो 4 पॉइंट होगा, 4 नंबर में पर्याप्त है। एक और प्रश्न है, रक्त एवं लसिका में अंतर, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको पूछ लिया गया लसिका क्या है तो ये लिख देना लसिका के पूरे पॉइंट। तो देखो सबसे पहले लसिका क्या है, लाल रंग, देखो लसिका और रक्त, रक्त कैसा होता, लाल रंग का, तो आप क्या लिख दोगे, यह लाल रंग का द्रव ऊतक है और ये पीले रंग का द्रव ऊतक है। ठीक है, रक्त कैसा होता, लाल रंग का, और लसिका होती पीले रंग की। फिर इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फिर इसमें देखो रक्त जो है, रक्त में लाल रक्त कणिकाएं अधिक मिलेंगी, लाल ही है तो लाल ही लाल मिलेगा इसमें। और इसमें क्या होगा, अब ये पीले रंग का है तो मतलब लाल का जुगाड़ ही नहीं है, तो हो जाएगा क्या, इसमें लाल रक्त कणिकाएं अधिक पाई जाती हैं। इसमें क्या है, पूर्ण अभाव, तो आप लिख देना नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, पूर्ण अभाव मतलब है ही नहीं, खत्म। फिर अगला पॉइंट लिख देना, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। खून जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाता है। ठीक है, अब ले जाता कैसे, हम ऑक्सीजन लिए और हमने छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ऑक्सीजन हमने लिए तो वो खून में घुल गई, आगे तक पहुंची, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा था वो भी खून के जरिए बाहर आ गया। ठीक है, खून नहीं निकल जाता मुंह से, निकलती तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर जो खून है यही लेके रक्त ही है, इन दोनों को घुमाता है हमारी बॉडी में। फिर यह ऊतकों तक भोज्य पदार्थों का, ये क्या करता है, गैस लेके जाता है, और ये खाने पीने की चीज लेके जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। तो याद कर लीजिएगा, रक्त और लसिका में अंतर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद
देखो धमनी और सिरा में अंतर भी इसमें लिखा हुआ है। इसमें एक चीज, एक पॉइंट धमनी सिरा का ये कर लेना कि धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और सिरा के आयतन परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये सिकुड़ती फैलती रहती हैं, इनका चेंज होता रहता है। तो आप लोगों को धमनी सिरा में जो अंतर बताया हमने, इसमें ये वाला पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट कर लीजिएगा। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, शिरा का आयतन बदलता रहता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो है आपका ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन। इसको आप लोगों को देख लेना है, तैयार कर लेना है। देखो बच्चों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। है वायवी मतलब ऑक्सी और अवायवी मतलब अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ये लास्ट ईयर पूछा गया था। ये देखिए यहाँ आया था मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र और नीचे है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। प्रश्न बैंक है, इसका दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये वही प्रश्न है जो मैं आप लोग को बता रहा ग्लूकोज वाला। इसका उत्तर ये परीक्षा अध्ययन में अच्छा दिया हुआ है। पेज नंबर 77 में आप लोगों को प्रश्न नंबर 16 है, ये मिल जाएगा। इसको जरूर पढ़ लेना। ये क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है। मतलब सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है ये कैसे कैसे बढ़ता है। तो देखो ये ग्लूकोज यहाँ से जाता है कोशिका में जाने के बाद ये इतने हिस्सों में जाता है। पहला यहाँ चला जाता है, यहाँ पर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ से ये इसमें बदलता है, यहाँ से इसमें बदलता है, यहाँ से इसमें बहुत बदलता है। ये चित्र आपका चित्र टाइप का है, ये सारणी तैयार कर लेना। अभी ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन, उसी का नाम है वायवी और अवायवी श्वसन। तो आप लोग को ये बता दिया, आप लोग को ये तैयार कर लेना है। धमनी शिरा तो हो गया था। एक प्रश्न और है बच्चों जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखें प्रश्न, ये मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती, तो क्या करती है। मनुष्य के भोजन में पाचन में लार की अहम भूमिका है। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है। अस्तर मतलब जो गला रहता है ना, नली, वो कोमल रहती है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करती है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में उपस्थित एंजाइम जिसे एमाइलेज कहते हैं, स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। बढ़िया है, ये भी आप कर सकते हो और वो भी आप कर सकते हैं। अब देखो इसमें भी एक और प्रश्न है, मनुष्य में दंत क्षरण के दो कारण। मनुष्य क्या लिख दोगे, मनुष्य में दंत क्षय या दंत क्षरण के कारण जीवाणुविक प्रक्रियाएं हैं जिससे दांत की सख्त संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है और दंत क्षरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा मुख की नियमित सफाई नहीं करने से होता है तथा अम्लीयता के बढ़ जाने के कारण होता है। ये भैया मैंने बता दिया, आपके पास कोई और अच्छा उत्तर हो तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ये 2 नंबर का आएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें आप लोग इसको। वह क्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बच्चों बहुत अच्छी है ये अभिक्रिया, इसको आप लोग देख लें बहुत अच्छे से। ये देखिए ये लिखा हुआ है, देखो पौधे जो होते भोजन बनाते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं और क्या छोड़ते हैं आपके लिए, ऑक्सीजन देते। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके बदले हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अच्छा, पौधों को और भोजन बनाने की क्या लगता है, जल लगता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट तो मैंने बता दिए 2 पॉइंट। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं और जल के कितने अणु हैं, 12 अणु हैं। मगर ये प्रक्रिया संपन्न करने के लिए पौधों को क्या लगता है, एक तो चाहिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ये चाहिए आप पौधों को सनलाइट, और चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, जो पौधे होते हैं ना बच्चों, उनकी जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की, पत्तियों का हरा रंग में क्या होता है, ये क्लोरोफिल तत्व पाया जाता है। तो हरी पौधे जो होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो देखें ध्यान से, क्या लिए सबसे पहले उनने कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्रिया करे। इससे जब वो क्रिया करे तो इनने क्या बनाए, C6H12O6। क्या बनाए, C6H12O6। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये कहलाता है ग्लूकोज। ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज। सबसे पहले तो इनने ग्लूकोज बनाए, इसके बाद इनने ऑक्सीजन मुक्त करे, वो भी कितने, 6 अणु में। ये ऑक्सीजन हमने खा ली, ठीक है, और जल भी निकाल दिए इनने, जल भी निकाल दिए। और इस प्रक्रिया में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, ये मुक्त हो जाती है, ये निशान बना देना तीर का, ये मुक्त होने का। तो ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया हुई किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन निकली और जल निकला और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त हो गई।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। एक और प्रश्न है, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी मतलब मरी हुई चीजों को खा के जो अपना भोजन बनाए। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें सड़े गड़े फल पदार्थ आदियों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, ये मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। ये कौन करता है? कीड़े मकोड़े आदि, है ना। और परजीवी क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि इंसान, मनुष्य की बात कर लें, हम भी परजीवी हैं। कैसे? हम क्या खाते हैं? हम अनाज खाते हैं, मतलब अनाज हमारे लिए जरूरी है ना। अनाज बेचारा खुद उगता है, गेहूं उगा, चावल उगा, और उसको हमने खा लिए, तो हम भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली परजीवी ही हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर होते, परजीवी पोषण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक होता बाह्य और एक होता आंतरिक। बाह्य क्या होता है? बाहर से, जैसे कि जोंक, मच्छर देख लो यार, ये साला अपने खून पे निर्भर करता, सॉरी साला बोल दिया मैंने। ये मच्छर जो है हमारे खून पी करके जिंदा रहता है। यदि हम इंसान मर जाएं तो ये वैसे ही गरीब आदमी मर जाएगा। ठीक है, आंतरिक परजीवी, ये फीता कृमि, पता नहीं ये कौन सा कृमि है, नाम याद कर लेना। ये आंतरिक परजीवी मालूम क्या होते हैं? शरीर के अंदर पाए जाते हैं। मच्छर बाहर से खून चूसता है और ये अंदर से खून चूसता है। ठीक है, कीट भक्षी पौधे, एक प्रश्न और है यहाँ पे। कीट भक्षी पौधे जो कीड़ों को खाकर कीट का भक्षण करे, जो पौधे अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़े खाते हैं, इन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ये है जैसे घटपर्णी। ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, ये क्या है? घटपर्णी है, उदाहरण के तौर पे। और एक आध और प्रश्न बता दें हम आप लोगों को। पोषण क्या है? पोषण क्या है? ऐसी समस्त प्रक्रम जिसके माध्यम से जीवधारी मतलब जो जिनमें भी जान है वातावरण में भोजन ग्रहण करते हैं, वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। बस इतना कर लेना। अब पोषण क्यों आवश्यक है भैया? जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मतलब ऊर्जा के लिए, फिर आनुवांशिकता के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए, उपापचयी क्रियाओं, जीव द्रव्य निर्माण के लिए। ये आपको मैंने बता दिए, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों लगभग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही गए हैं। ये आपको फेफड़ों वाला कर लिए, निःश्वसन और निःश्वसन को समझाइए, ये प्रश्न भी आप लोग देख लेना। देखो निःश्वसन, निःश्वसन मतलब अंदर ले रहे हैं, जब वायु को फेफड़ों में अंदर भरा जाता तो निःश्वसन, और जब फेफड़ों से बाहर निकाला तो उसे निःश्वसन कहते। बस इतना याद कर लो, ये पर्याप्त है। ठीक है, अब अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, तो देखें अमीबा के बारे में मैं आपको बता दूं। अमीबा एक कोशीय जीव है। अमीबा एक ऐसा बाप है या एक ऐसी माँ है जो खुद ही अपना मतलब वो ही बेटा है वही माँ है, वही बेटा है वही बाप है। ये इस टाइप का चित्र है अमीबा का, एक अंदाज बता रहा हूँ, फिर आगे जाके ये इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, और लास्ट में भैया बिल्कुल पतले हो जाते हैं और लास्ट में ये दो टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये खुद ही विखंडित होता रहता है। देखो पहले बड़ा था, फिर छोटा फैला, ये लंबा होता जा रहा है, यहाँ से बीच से कमजोर होता जा रहा है, ये हुआ और यहाँ से टूट गया ये दो टुकड़ों में, और ये खुद ही विखंडित होकर दो टुकड़ों में बट गया। तो देखे हैं, अमीबा एक कोशी जीव है, इसमें अलग से पाचन के लिए कोई अंग नहीं होता। इसमें भोजन का अंतःग्रहण पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा होता। कौन सी विधि? पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा होता। खाद्य पदार्थ के कण अमीबा की कोशिका भित्ति से चिपक जाते हैं, कोशिका भित्ति वहीं से अंदर धंसकर पाचन नलिका बना लेती है। मतलब समझ रहे, अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए इसका मुंह भी नहीं होता, ये बोल रहे हैं। क्या होता? खाना जो आता है अमीबा, एक मिनट, अमीबा का जो मैंने आपको चित्र बताया, ये क्या बोल रहा है? भोज्य पदार्थ यहाँ कहीं चिपक जाते, चिपक गए, फिर जो धीरे से इसको अंदर खींच लेती, यहीं से खा लेता है। जी गजब इंसान है यार भाई। ये बोल रहे हैं खाद्य पदार्थों के कारण अमीबा की कोशिका भित्ति से चिपक जाता है, कोशिका भित्ति वहीं से अंदर धंसकर पाचन नलिका बना लेती। ले एक और खतरनाक चीज, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ कण चिपका तो यहीं उसका मुंह क्रिएट हो गया। वाह बेटे मौज कर दी। ये बोल रहे हैं अंदर धंसकर पाचन नलिका बना लेती है खाद्य पदार्थों का कण, इससे अंदर कोशिका द्रव्य में चला जाता है। कोशिका द्रव्य मालूम क्या होता है? वो चीज होती है जो मतलब इसको कोशिका को बनाती है। देख अभी बात की बात छोड़ो, यह खाद्य पदार्थ खाद्य रिक्तिकाओं में आ जाता है और कोशिका द्रव्य से पाचक रस निकल कर, पाचक रस मालूम क्या होता है? एंजाइम, जो मनुष्य के शरीर में लार होती है, तो वो वहां से निकल वहीं पर लार बनने लगती, खाद्य रिक्तिकाओं में आ जाता है और यहाँ पाचन की क्रिया होती। वाह गजब है यार। मतलब मालूम क्या बोल रहे हैं भाई? अमीबा में भोजन की विधि आपको बतानी है। वो ये बोल रहे हैं
अमीबा के शरीर में जो भोजन होता है उसकी कोशिका से होता है। भोज्य पदार्थ के कण यहाँ कोशिका में चिपक जाते और यहीं से क्या होता है, कोशिका द्रव्य मतलब यहीं पे उसका एक प्रकार से मुख निर्मित हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, खाद्य पदार्थ कण इससे अंदर कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं और यहीं से पाचक एंजाइम निकलते और यहीं भोज्य पदार्थ का मतलब वो होने लगता है, क्या होने लगता है, पाचन होने लगता है। तो बच्चों आया समझ में, इसको आप लिख देना बहुत अच्छे से। पढ़ना पूरा है, आपके पास कोई और उत्तर हो तो लिख देना, मगर एक लाइन याद रख लेना, अमीबा एक कोशीय जीव है, ठीक है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अरे अपने प्रश्न उत्तर तो हो गए मगर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करे नहीं, मतलब कि जो आपके ऑब्जेक्टिव रहे वो करे नहीं। देखो ऑब्जेक्टिव आप देख लेना कुछ कुछ, जैसे कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, उसके 2 हार्ट होते हैं, ठीक है। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन, मनुष्य के जिंदा रहने के लिए मतलब जहाँ से बाहर निकालता है सामान, डायलिसिस इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन जो होता है वो। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव एक काम करना, पूरे पढ़ लेना, देख लेना एक तरफ से अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये हो गया हमारा 6 अध्याय। अब आप ये मत कहना कि आपने वीडियो खत्म कर दिए। मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, नहीं तो आप लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। बच्चों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।